वेलकम टू मेडिस एकेडमी। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है ताकि कोई भी मेडिकल के स्टूडेंट हो उनको किसी भी तरीके के एकेडमिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट में चाहे वो एमबीबीएस के हो, डेंटल हो, बीडीएस हो, फिजियोथेरेपी हो या कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज, इवेंट रेसर और जो भी आपके जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं उन सब का एक कॉमन जो सब्जेक्ट्स होता है जो कि कोर सब्जेक्ट में गिना जाता है, जिसके बिना मेडिकल का शायद एमबी कहना ठीक नहीं होगा, वो सब्जेक्ट के साथ हम लोग इस चैनल को शुरू कर रहे हैं। ये जो बेसिकली यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने कोर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जिसके साथ हम चैनल को शुरू करेंगे और आपके सपोर्ट के साथ धीरे धीरे इसमें और भी सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने फिलहाल अभी जो होता है नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रॉपर वर्क, कैंप, प्रैक्टिकल्स और इवन आपके साथ जो होता है लाइव लेक्चर्स के साथ हम लोग आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे बेसिकली दो मेन सब्जेक्ट्स है, वो है आपका एनाटॉमी जो कि डिस्कस करेंगे डॉक्टर अंकित सैंडिल्या, और दूसरा जो एक कोर सब्जेक्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है फिजियोलॉजी। सबसे पहले ये तो पहला लेक्चर है मेरा और मेडिस में फिजियोलॉजी का ये पहला लेक्चर है, तो इसमें बेसिकली हम मेरे में भी एक डाउट था कि कौन सा टॉपिक से शुरू किया जाए। तो ऑब्वियसली थोड़ा इंटरटेनिंग टॉपिक होना चाहिए फर्स्ट लेक्चर के लिए, तो मैंने सेलेक्ट किया ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। सबसे पहले यहाँ पे जो होता है बिना किसी देरी का सीधा हम लोग कंटेंट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। सबसे पहले जो होता है ब्लड जो होता है वो होता क्या है, इसको हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फ्रॉम द लो स्टैंडर्ड टू हायर अप्रोच इवन आप डायग्नोसिस और सारा जो आपका क्या कह सकते हैं जो भी आपके मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होते हैं उनमें वहाँ तक टच करना है। तो व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड टेस्ट तो स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। ब्लड जो होता है ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था कि ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि 9th में पढ़ाया गया था कि ये हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है और ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि फ्लूइड स्टेट में पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टिश्यू। अब जो होता है कि क्या ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहना सही बात है या नहीं, तो ऑब्वियसली ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिंग भी ये पूरे बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसके साथ टिश्यू, इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल है, इवन इसके साथ प्लाज्मा और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी रहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे सेल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली ये कहना कनेक्टिव टिश्यू कहना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे बॉडी में किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब जो होता है कि ब्लड जो है बेसिकली इसको और किस किस नाम से जस्टिफाई किया जा सकता है जो कि ब्लड के लिए सही बैठे। तो सबसे पहले इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ? इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लाइफ के लिए अगर बेसिक देखा जाए तो बिना पानी पिए जो होता है हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक ना, 3-4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। बिना खाना खाए शायद 10-15 दिन तक हम लोग जिंदा रह सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि ग्लूकोज गया, फिर आपका विटामिन, मिनरल, प्रोटीन का कहाँ क्या टूट रहा है। तो मगर एक कह सकते हैं कि लाइफ के लिए गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि O2 एंड CO2। तो गैसेस जो भी होते हैं वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड से, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज बॉडी ऑफ फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्योंकि इसमें जो होता है वो क्या चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसेस का, जिसमें गैसेस कौन कौन से होते हैं, CO2 एंड O2। इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल छोटा सा व्यू आपको बताता है जिसके कारण आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। अब क्या होता है कि एक छोटा सा कंटेंट होता है कि एक आदमी का अगर हमने सांस बंद कर दिया, एक आदमी को किसी ने एक इस तरीके से पूरा सांस बंद कर दिया, नाक और मुंह बंद कर दिया, तो एक छोटा सा अगले वीडियो के लिए क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो जिसमें भी सही इसका लॉजिक बता दिया कि किस तरीके से ये होता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट जरूर करेंगे। 4 ऑप्शंस भी इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अचानक से ये याद आ गया कि फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं गैसेस के कारण ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि ये O2 और CO2 को ट्रैवल करवाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं कि अगर किसी आदमी का सांस रोक दिया जाए तो उसकी मौत किस वजह से होगी, स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर किसी आदमी का सांस अगर हम रोक देते हैं, अ पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब ब्रीदिंग उसका हमने रोक रखा है, तब उसकी अगर मौत होती है तो किन कारण से उसकी मौत होती है। आपके पास 4 ऑप्शन हमने आपको दे के रखते हैं।
इसमें सिर्फ मेरे को ऑप्शन सही नहीं चाहिए, इसके साथ आपका कंटेंट भी चाहिए, जिसके साथ हम लोग मिलकर उसके ऊपर भी एक छोटा सा लेक्चर बना सके कि आखिर उसमें होता क्या है। ठीक है, तो वो 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चंस फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि एक आदमी का ब्रीदिंग हम लोगों ने रोक दिया है किसी भी तरीके से, नाक पे रुमाल रख के, कुछ भी रख के, अगर उसका जो होता है ब्रीदिंग रुका हुआ है तो वो आदमी की मौत किस वजह से होगी। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से ब्लड में, दूसरा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाने की वजह से, तीसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाने के कारण से, और चौथा एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में कम हो जाने के कारण से। ये 4 ऑप्शन से जो भी करेक्ट होगा अगले लेक्चर में जो भी इनका सही आंसर देंगे उनके बाद उनका कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त जरूर किया जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि इसको ब्लड को और किस किस टर्म से जस्टिफाई कर सकते हैं। पहला टर्म से जस्टिफिकेशन को मिलता है कि इट इज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। Why it is called as fluid of life? Because it is responsible for the transportation of gases. कौन सा gases important होता है? That is CO2 and O2. Next इसको क्या कहा जा सकता है? That will be fluid of growth. Why it is called as fluid of growth? Growth करने के लिए हमारे बॉडी को क्या क्या चीज की जरूरत होती है? स्पेशली जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स। तो क्या हमारे ब्लड में पूरा न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो ऑब्वियसली होते हैं, और यही एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवाता है। शायद आप लोगों ने एक प्रोसेस सुन रखा हुआ है एसिमिलेशन, उसके द्वारा ये जो होते हैं पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसको ग्रोथ भी कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। थर्ड इसको कहा जाता है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड ऑफ हेल्थ? क्योंकि ये हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी रिलेटेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड एंड ल्यूकोसाइट्स, ये सब और भी बहुत सारे मैक्रोफेज सेल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके उसके बारे में डिटेल स्टडी होगा। अब हम लोग यहाँ पे होता है, ये तो हो गए बच्चों वाली बात कि ब्लड क्या होता है, हेमाटोलॉजी स्टडी है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड स्टेट है, इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ, ग्रोथ, हेल्थ कहा जाता है। अब जो होता है इसमें मेन, अब यहाँ पे मेडिकल रिलेटेड कंटेंट शुरू करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, व्हाट आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्लड जो होता है कि व्हाट इज द कलर, ठीक ना। सबसे पहले कभी भी स्टडी आप कीजिए तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए उसके फिजिकल अपीयरेंस से। फिजिकल अपीयरेंस के साथ उसके बाद उसके केमिकल अपीयरेंस पे चलेंगे, उसके बाद केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके अंदर जो प्रेजेंट हुआ सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? जैसा कि आपको पता है द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। किस कलर में होता है? रेड कलर में होता है। क्यों होता है ये रेड कलर में? क्योंकि इसके अंदर जो होता है एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है आरबीसी। आरबीसी जो होता है इसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट दो वर्ड के मिलने से बना है, साइट एंड इरिथ्री। इरिथ्रो साइट मतलब सेल होगा, ठीक है ना, और आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। ये जो होता है आरबीसी के अंदर क्या होता है, तो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है? एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। तो ठीक है, ये ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम है आयरन। हीम मतलब आयरन होता है, जैसे आपने सुन रखा होगा हीमेटाइट, जबकि एक आयरन का ग्रुप होता है। तो सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी में आता है इसका कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी दैट इज एरिथ्रोसाइट बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में खासकर किसके कारण? तो आयरन। अगर किसी ने कह दिया कि आपका खून जो होता है वो कम लाल है, कभी कभी जो होता है वो खून ज्यादा लाल है, ऐसे ज्यादा और कम लाल जो होता है एक नॉर्मल आदमी बोलता है, जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं एनीमिया एंड एनीमिक पेशेंट, जिसको हम लोग डील करते हैं आयरन से। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन रिलेटेड होता है, आयरन रिलेटेड होता है, तो ये रेड कलर में आता है। अब ये कहना कि पूरे ही तरीके से रेड होता है, याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है वो ट्रैवल करता है दो जगह, एक होता है आपका आर्टरी और एक होता है वेन। आर्टरी जो ब्लड होता है उसमें आपको पता ही होगा इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पूरे ही तरीके से रेड होता है, मगर जो ब्लड वेन में कैरी होता है वो जो होता है बेसिकली उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर होने के कारण ये रेड तो होता ही है, मगर इसके साथ साथ इसमें दूसरा कलर भी अटेन कर लेता है, वो होता है पर्पल। पर्पल रेड कलर का होता है। तो याद रखिएगा कलर में अगर देखा जाए
तो रेड है, दोनों ही रेड है, मगर आर्टरी के अंदर जो होगा वो पूरे तरीके से रेड होगा। मगर वही अगर वेन के ऊपर चले तो वेन जो होता है बेसिकली कैसा होता है, तो पर्पल रेड कलर का होता है। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसमें आपको इन दोनों बातों को याद रखना है कि रेड जो होता है एक किसके वजह से है, एलिमेंट कौन सा है। उसके बाद जो होता है आर्टरी के अंदर जो रेड है वो ऑक्सीजन की वजह से है, और इसके अंदर जो पर्पल रेड होता है वो पार्शियल प्रेशर या पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा हो जाने के कारण होता है। दूसरा जो इसका आपका प्रॉपर्टी होता है, तो सेकंड प्रॉपर्टी विल बी वॉल्यूम। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है आपका वॉल्यूम। अब ये होता है कि बॉडी के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते रहते हैं कि खून किसी के अंदर कम हो गया, ये खाता पीता नहीं है, पतला दुबला है, खून इसमें कम है, कोई मोटा है तो खून ज़्यादा है, क्या इस तरीके से वैल्यू अप्रोच होती है मेडिकल्स में? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम जो होता है, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है। अगर एक एवरेज वॉल्यूम देखा जाए, व्हाट विल बी द एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर देखा जाए तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है इवन मेल और फीमेल के लिए देखा जाए क्लिनिकली, यहाँ पे जो भी डाटा आपको देने की कोशिश करेंगे वो क्लिनिकल डाटा होगा। क्लिनिकल यानी का मतलब जो आपका टेस्ट में जो रिपोर्ट्स आते हैं उससे रिलेट करेंगे, तो वो होता है मेल और फीमेल में देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर होता है ब्लड के एवरेज अमाउंट में। तो मेल के अंदर जो नॉर्मली ब्लड होता है वो कितना ml होता है, कितने लीटर होता है, तो 5 लीटर होते हैं, 5 से 6। देखिए अब मेडिकल में एग्जैक्टली वॉल्यूम देना तो सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि भाई 5 लीटर ब्लड होता है, 4.9 लीटर है तो उसको लेके चले गए एडमिट करने, फिर सर ने बता रखा था कि 5 लीटर होता है, भाई कम हो गया, चलो इसको एडमिट कर दो, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे कभी भी होगा तो इसमें रेंज लेंगे। ये जो होता है आप कितना बोलोगे, आप क्या रेंज ले सकते हो, तो 5 to 6 लीटर होता है। अब थोड़ा सा अमाउंट इसमें से घटा लो, दैट इज 4.5 to 5.5 लीटर। ये किसमें होगा, दैट इज द डाटा एवरेज ब्लड डाटा इन फीमेल्स। अब जो होता है कि ये जो वॉल्यूम होता है क्या जीवन के हर एक सेक्शन में इतने ही वॉल्यूम्स रहते हैं, तो नहीं। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फैंट, उसको हम इन्फैंट बोलते हैं। तो इन्फैंट में जो होता है अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, तो इन्फैंट जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है दैट इज 450 ml। कितने ml होता है, तो 450 ml। इक्वल टू का साइन नहीं दीजिए, सिमिलर का साइन दे दीजिए कि लगभग लगभग किसके बराबर होता है, 450 ml, जो कि कहीं ना कहीं आधे लीटर के आसपास है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो जब ये पर्सन जो होता है, जब ये बच्चा जो होता है प्यूबर्टी अटेन करता है, प्यूबर्टी कहने का मतलब एक एवरेज लिया जाए तो 14 ईयर है, प्यूबर्टी को अटेन करता है तो इसकी वॉल्यूम्स बॉडी का शेप साइज बॉडी का फंक्शन बनने के साथ साथ इसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो वो लगभग यहाँ पे आपका 5 लीटर के आसपास पहुंच जाता है। यानी प्यूबर्टी वो समय है जिस समय हमारा बॉडी जो होता है वो पूरे तरीके से ब्लड को अटेन कर लेता है। यानी एवरेज वैल्यू अगर बुकिश वैल्यू देखा जाए दैट इज 4.5 लीटर, ठीक ना, और अगर नॉर्मली देखा जाए इट विल बी 5 लीटर्स, ठीक है। और जैसे जैसे अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये 5 लीटर हो गया तो भाई एडल्ट हो गया, 18 साल हो गया, 22 साल हो गया तो इसमें 10 लीटर हो जाएगा, फिर 50 लीटर हो जाएगा, पढ़ के गुम्बारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस विल बी दी हाईएस्ट वैल्यू, ठीक ना। ये प्यूबर्टी में भी अटेन हो सकती है, प्यूबर्टी के कुछ दिन के बाद भी अटेन हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब जो होता है अगर इसके वॉल्यूम्स के ऊपर और डिस्कशन किया जाए तो वॉल्यूम जो होता है वो किस तरीके से अगर क्लिनिकली देखा जाए तो बाय द वे मान लीजिए कि एक आदमी है तो आदमी में बहुत सारा चीज होता है, ब्लड होता है, मसल्स होता है, बोन्स होता है। बोन्स का बात नहीं बोलेंगे, एनाटॉमी के जो है हमके साइड में आप बोलेंगे, फिजियोलॉजी में बोन में घुस गया, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है बॉडी में बहुत सारा चीज होता है, तो ब्लड जितने भी बॉडी में जो कि 5 से 6 लीटर या 4.5 to 5.5 लीटर जो है इसका भी अपना कुछ वेट होता होगा, तो ऑब्वियसली बॉडी का कितना वेट होता है इसमें, तो याद रखिएगा ये बेसिकली हमारे बॉडी का लगभग ये जो वॉल्यूम होता है इसको अगर वेट में देखा जाए तो वेट में ये लगभग बॉडी का 8% वेट है। जैसे कि अगर देखा जाए कि एक आदमी जो है वो अगर मान लीजिए कि किसी 100 किलो का है तो 100 किलो में 8% जो होगा वो क्या चीज होगा, वो बेसिकली उसका एवरेज वेट ऑफ ब्लड होगा। अब क्या होता है कि ये बेसिकली जो 8% डाटा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ये लिया गया है बेसिकली कहाँ से, तो 70 केजी का एक आदमी, एक 70 केजी को हम एवरेज मानते हैं। 70 के लिए यहाँ पर जो भी फिजियोलॉजी में जो भी आपको डाटा दिया जाएगा एक एवरेज जब भी बोला जाएगा तो उसका कुछ मतलब होगा, उसका वेट आप समझ लीजिए लगभग 70 किलो के आसपास का।
इसका जो 8% होगा वो बेसिकली क्या होगा, ब्लड होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी का वेट जो होता है वो 100 किलो है तो 100 किलो का भी आपका जो होगा 8% उसका क्या होगा, वेट ही होगा। 8% उसमें क्या होगा, ब्लड होगा। हो सकता है किसी कारण में दूसरे चीज के डिपोजिशन के कारण बढ़ गया होगा। हम जो यहाँ 8% बोल रहे हैं वो एवरेज आदमी जिसका वैल्यू कितना होगा, 70 kg है, उसमें 8% जो होगा वो क्या होगा, लगभग 8% के आसपास का ब्लड का कंटेंट होगा। अब ये होता है ब्लड अगर लिक्विड है, फ्लूइड है, तो अगर फ्लूइड है ब्लड तो ब्लड अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फ्लूइड को हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका पीएच वैल्यू हम कंटेंट कर सकते हैं। तो पीएच वैल्यू जो होता है वो ब्लड का बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल होता है एंड द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। ये पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है, 7.4। ये 7.4 जो होती है वो क्या हो गया, 7 से ज्यादा हो गया। 7 से ज्यादा हो गया तो ये कैसा हो गया, तो बेसिक हो गया। ये हो गया बेसिक। ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। 7.4 जो पीएच होता है वो कैसा होता है, तो 7 से जाता है तो ये बेसिक है। और जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि ब्लड में वाटर का कंटेंट होता है और एक केमिस्ट्री का डाटा है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कभी भी किसी भी बेस जो होता है वो अगर पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली बोलते हैं। तो ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 है, बेसिक है और ये पानी में डिजॉल्व भी हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज कि ये अल्कली होता है। ये कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। दैट इज अल्कलाइन। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कलाइंस। तो इसमें अगर प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो पहला प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज द कलर, कलर इज रेड। क्या हमेशा ही ब्लड, पूरा बॉडी का ब्लड एक समान रेड होगा, तो नहीं होगा। बॉडी में आर्टरी में जो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा रेड कलर का। और वेन में जो होगा बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज वेरी हाई, देन इट इज पर्पल रेड, इट इज ड्यू टू अर्थ्रोसाइट आयरन रिलेटेड, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। सेकंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपके अलग अलग स्टेजेस में इतने होंगे, 8% होता है। उसके बाद आपको पीएच की वैल्यू देखा जाए तो 7.4 होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिकल व्यू आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बात कुछ इस प्रकार का है कि ब्लड का पीएच होता है 7.4। अब 7.4 होता है, कभी भी हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा था कि अगर जो होता है, अगर किसी भी लिक्विड होता है, इसका बाय द वे मान लीजिए कि इट इज पीएच ऑफ x, अगर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो इसका पीएच चेंज कर जाता है। अगर इसमें एसिड में ऐड करते हैं तो इसका पीएच चेंज करता है। इसमें अगर बेस ऐड करते हैं तो इसका पीएच क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। अब जो होता है कि अगर जो होता है ब्लड का पीएच कांस्टेंट होता है, दैट इज 7.4, जिसका रेंज 7.2 से लेकर 7.6 तक हो सकता है, मगर इससे डिफर करेगा तो पर्सन विल डाई, पर्सन जो होता है वो मर जाएगा। अब इसमें जो होता है, अब प्रैक्टिकल अप्रोच एक छोटा सा लेते हैं कि जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी किसी भी एसिड, बेस या न्यूट्रल चीज में हम अलग से ऐड करते हैं वाटर, एसिड या बेस, तो उसके पीएच पर प्रभाव पड़ता है। एक आदमी में, जैसा हमने पढ़ रखा है, एक आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इस ब्लड में हम लोगों ने एक, जैसे डेंगू बीमारी होता है, डेंगू कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन उसका डेंगू होता है। उस बीमारी में क्या होता है कि आदमी को देखा जाता है कि पानी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, सलाइन दिया जाता है, उसको जो होता है ड्रिप लगाया जाता है। ड्रिप में जो लगाते हैं उसको 2-2, 3-3, 5-5 दिन तक ड्रिप लगा रहता है, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। तो जब एक आदमी के अंदर ब्लड है 5 से 6 लीटर, उसमें हम पानी चढ़ाते हैं, 1 यूनिट पानी चढ़ाते हैं, 1 यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली 750 to 1 लीटर, ठीक ना। 1 यूनिट अगर हम पानी चढ़ाते हैं उसके अंदर, तो उसमें डायरेक्टली कहाँ मिला है, ब्लड में मिला है। तो 5 लीटर में 1 लीटर मिला दिया तो कितना हो गया, 6 लीटर। क्या उसको एक ही बोतल से हो जाता है कि आप ये और भी इसके यूनिट्स रखते हैं, तो 3-4। बाय द वे सिंपल सा चीज है, एक आदमी के अंदर 5 लीटर ब्लड है, अगर इसको 3 यूनिट पानी चढ़ा दिया गया, लगभग जो होता है 2.5 से 3 लीटर पानी चढ़ा दिया गया, तो इसका केमिस्ट्री के हिसाब से पीएच चेंज हो जाना चाहिए। इसका पीएच जो होता है वो न्यूट्रल की तरफ हो जाना चाहिए। अगर न्यूट्रल की तरफ 7.2 से ज्यादा लगता तो ये तो मर जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम आदमी को पानी लगा देते हैं तो वो कैसा ठीक रह जाता है। तो ध्यान से सुनिए, बात ये होता है कि ऑब्वियसली केमिस्ट्री कहता है कि किसी का पीएच है, किसी लिक्विड का पीएच है, उसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका पीएच चेंज होगा। मगर केमिस्ट्री में एक और लॉजिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन।
ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन एक एडवांस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर थोड़ा अमाउंट का एसिड डालिए, थोड़ा अमाउंट का बेस डालिए या फिर थोड़ा अमाउंट का वाटर डालिए, वो अपने पीएच को चेंज नहीं करता है। वो क्यों नहीं चेंज करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पीएच कभी भी चेंज होता है तो वो पोटेंट ऑफ H+ या OH- के कारण होता है। यहाँ पे जो बफर सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम कुछ भी एसिड, बेस या वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो अपने जैसे ही उसके अंदर ऐड होगा तो वो H+ और OH- के कंसंट्रेशन को इम्बैलेंस नहीं करता, ना ही बढ़ाता है ना ही घटाता है, जिसके कारण पीएच दैट इज द पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन वो चेंज नहीं होता है। और ये चेंज नहीं होने के कारण उसका पीएच भी चेंज नहीं होता है। क्योंकि इसको अगर सिंपली आपको कहा तो आपका भाईवा होगा, वहां पे पूछा जाएगा कि भाई चलो बताओ कि आपने बोला कि ब्लड का पीएच 7.4 है, 7.4 है तो ये बेसिक है, चलो इसमें 2 लीटर हम पानी मिला दिए तो क्या इसका पीएच चेंज करेगा? तो आप बोलोगे चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। मगर यहाँ एक कंटेंट ये है कि अगर एक ही बार में 2 लीटर हम मिला दें तो क्या पीएच चेंज करेगा? तो हाँ, कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि बफर सॉल्यूशन का भी एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद बफर सॉल्यूशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कभी भी जब भी हम ड्रिपिंग करते हैं, जो पानी चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम ड्रिप ही बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्रिप? ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद देना। इसमें हमारा टाइमिंग सेट होता है, बीच में एक प्लास्टिक का नॉब देखे होंगे जो कि खोलने बंद करने के लिए होता है। वो खिलौना नहीं होता है बल्कि उससे सेट होता है कि 1 मिनट में कितने बूंदे जाएंगे। और ये जो बूंद होता है, बेसिकली एक आदमी है, मेरे अंदर 5 लीटर खून है, मेरे को डेंगू हो रखा है, मेरे को जो होता है सलाइन चढ़ाना है, तो हम उसको ड्रिप के माध्यम से चलाएंगे, बूंद बाय बूंद। और इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा बूंद बाय बूंद मेरे बॉडी में ऐड होगा, ऐड होकर हार्ट जो होगा उसको सर्कुलेट करेगा, किडनी उसको फिल्टर करेगा, जिसके कारण जो होता है बफर सॉल्यूशन जो होगा वो मेंटेन रहेगा। और मेंटेन होने के कारण मेरा पीएच चेंज नहीं होगा। मगर कभी कभी अगर हम पीएच के वैल्यू अगर पानी ज्यादा तेज अमाउंट में ऐड कर देते हैं, तो ज्यादा तेज अमाउंट में अगर पानी ऐड कर देते हैं तो पर्सन का पीएच जैसे ही चेंज करेगा तो क्या इंडिकेशन है? पर्सन का पीएच चेंज करेगा तो पर्सन विल स्टार्ट सिवरिंग, ठीक ना, वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा। अगर किसी को आप पानी चढ़ा रहे हैं, ठीक ना, एकदम बेसिक और नॉर्मल भाषा में, अगर आप किसी को पानी चढ़ा रहे हो तो उसकी मौत हो सकती है। पानी चढ़ाने को, सलाइन करने को, ड्रिप करने को आप मजाक ना समझें, क्योंकि उसमें अगर किसी को आप पानी चढ़ा रहे हो तो अगर उसके पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी ब्लड की, जो कि अल्कली में 7.4 होता है, तो उसकी मौत हो सकती है। इसका इंडिकेशन बॉडी देगा सीवर करके। जैसे ही उसमें आप स्पीड में तेज हो रहा है तो वो बॉडी जो होता है पीएच चेंज करने के कारण वो सीवर कर रहा है, उसको ठंडा नहीं लग रहा है, पीएच बॉडी पीएच, उस समय आपको इंस्टेंटली उसको जो होता है क्या कर देना है, रोक देना है पानी को। उसके बाद अलग अलग चीज होते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्लिनिकल व्यू में देखेंगे। तो ये आपके हो गए पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू 7.4 होगा। ओवरऑल इसको समर अप करते हैं, छोटा सा वक्त है, इसके बाद और भी आगे चलते जाएंगे। इसी वीडियो को अभी यहीं पे है, इसके बाद यही वीडियो एक्सटेंडेड फॉर्म में है, इसका नेक्स्ट वीडियो जो होता है एडिट करने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। ये है ब्लड बॉडी फ्लूइड, एक छोटा सा रिवीजन, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। यहाँ पे जो होता है ब्लड के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी में किस स्टेट में पाया जाता है, तो फ्लूइड स्टेट में। इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं, दैट इज गैसेस और CO2 O2 को कैरी करने के कारण। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोला जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को कैरी करता है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं क्योंकि ये मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग करने के लिए और डिजीजेस से बचाने के लिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी से हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में देखा जाए तो कलर विल बी रेड, दैट विल बी प्योर रेड एंड पर्पल रेड ड्यू टू RBC, हीमोग्लोबिन, हीम मींस आयरन। तो ये सब कारण होगा जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होगा या फिर पर्पल रेड होगा, डिपेंडिंग अपॉन की आर्टरी या वेन कहाँ चल रहा है वो। उसके बाद वॉल्यूम में देखा जाए तो वॉल्यूम में इनफैंट में 450 ml, प्यूबर्टी तक पहुंचते 14 ईयर तक पहुंचते डेट विल बी 4.5 लीटर। और उसके बाद जैसे ही एक्सटेंड करेगा इट विल गो टू मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 5 to 6 लीटर। वो जो है ये 5 to 6 लीटर होता है। ये 70 kg का आदमी, एक एवरेज आदमी है, तो उसमें कितना वेट होगा, तो लगभग 8% ऑफ बॉडी वेट होता है इसका। उसके बाद ब्लड का पीएच कितना होता है, दैट विल बी 7.4 व्हिच इज अ टाइप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन dissolved in water, that's why that is alkaline। थोड़ा सा एसिड बेस या पानी मिलाने से इसका पीएच चेंज नहीं करेगा, that's why it is a buffer solution। और बफर सॉल्यूशन में कभी भी अगर पानी चढ़ाने से किसी को अगर सिवरिंग हो रहा है तो समझ जाइए उसका पीएच चेंज हो रहा है, दैट विल अ लीथल केस, वो लीथल हो जाएगा।